स्वागत है आपका पहाड़ की खबरें। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज महाराष्ट्र जाने वाले हैं। आज नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने जा रहे हैं। आज देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। शाम को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने लगातार प्रचार महाराष्ट्र में किया है, जिसके बाद नतीजा आपके सामने है। बड़ी जीत बीजेपी की हुई है महाराष्ट्र में और आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, वहाँ तेज़ गति से विकास आगे बढ़ा है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट सरकार को लेकर सुरक्षा को लेकर आदेश दे सकती है। हालांकि पिछली तारीख को सरकार ने कोर्ट में महापंचायत की अनुमति नहीं देने की बात कही थी, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ महापंचायत को अनुमति दे दी गई थी। इससे पहले आपने देखा कि हिंदूवादी संगठन ने मस्जिद गिरने को लेकर धमकी भी दी थी, जिसके बाद मस्जिद को वैध बताते हुए मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट पहुंचा है। अल्पसंख्यक सेवा समिति का कहना है कि मस्जिद के सभी दस्तावेज वैध हैं। आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सभी 11 नगर निगमों, 45 नगर पालिकाओं और 46 नगर पंचायतों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बीजेपी ने देहरादून नगर निगम के लिए कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गेरोला और कुछ और यहाँ निकाय चुनाव को लेकर 11 नगर निगमों और 45 नगर पालिकाओं और 46 नगर पंचायतों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं, एक तरफ मोदी, योगी और धामी का तोड़ कांग्रेस को खोजना पड़ रहा है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ मचाने की तैयारी कर चुकी है। क्योंकि खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता बीजेपी के टारगेट पर है और 2017, 2022 और 2027 की तरह ही यहां पर एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस को झटका देने वाली है। यह झटका आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है। देखिए इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केदारनाथ चुनाव की जीत से बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो देवभूमि में हिंदुत्व का नारा भी असर दिखा रहा है। ऐसे में 2027 में तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा बीजेपी अभी से कर रही है। बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा है, तो देवभूमि में सरकार चला रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी के काम पर भी। इसी माहौल के बीच बीजेपी कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी करना चाहती है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को टारगेट पर लिया है। इसके साथ कुछ विधायकों पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी ने 2016 में 10 विधायक तोड़कर 2017 में सरकार बनाई। फिर 2022 में भी बीजेपी ने कुछ नेता तोड़े, तो लोकसभा चुनाव से पहले कई कांग्रेस नेता तोड़े। ऐसे में 2027 से पहले यही काम करके कांग्रेस का खेल खराब करना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि कांग्रेस में बड़ी टूट तय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास से कई कांग्रेस नेता जुड़ना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो भी कार्यकर्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो कांग्रेस में अनुशासन में रह नहीं सकता है। और जो संकेत आ रहे हैं, न जाने अभी 2-3 महीनों के अंदर फिर अनुशासन में रहने की इच्छा से
भाजपा आने में आ सकते हैं, मैं उस संकेत को मना नहीं कर सकता हूं। और हमारा भी प्रयास रहता है कि जब हमने ये कहा है कि देश को मोदी जी की आवश्यकता है, देश को विकास की आवश्यकता है, तो कांग्रेस के अंदर ऐसे अनेकों जनप्रतिनिधि हैं जो विकास का खड़ा होना चाहते हैं। उसकी शुरुआत के दरवाजे हरीश रावत जी ने कल खोल दिए। कांग्रेस बची भी कहाँ है? कांग्रेस की टूट सुनिश्चित है और अनेकों लोग संपर्क में हैं और मैं कह सकता हूं कि वो बहुत जल्द उसके परिणाम दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजेंद्र भंडारी को तोड़ा। हालांकि बद्रीनाथ सीट हाथ नहीं लगी, लेकिन 2027 से पहले बीजेपी को यकीन है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के मुताबिक बीजेपी को कांग्रेस नेताओं के काम पर यकीन है, लेकिन 2027 दूर है। वहीं रणजीत रावत ने कहा कि जो नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं वो जल्दी चले जाएं, ताकि कांग्रेस का भला हो। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और ना ही उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास है। वो इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि हम ना तो सरकार चला सकते हैं ना सरकार को संचालित कर सकते हैं। ये विपक्ष में तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन सत्ता में बैठ करके सत्ता किस तरीके से चलाई जाती है अनुभव नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस के लोगों को जो है तोड़ करके सरकार में मंत्री पद देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं। जो बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि हम बड़ी सेंधमारी करने जा रहे हैं कांग्रेस में, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा जो लोग कांग्रेस में रह करके जो है बीजेपी का काम कर रहे हैं वो सारे वहीं चले जाए तो हमें ज्यादा सुविधा होगी कांग्रेस। देवभूमि में हिंदुत्व की बात बीजेपी का सबसे मजबूत पक्ष है, तो सामने 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नाम के आगे हर बार हार रही कांग्रेस है, जिसे कमजोर बनाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और 2027 से पहले फिर बड़ी टूट करके बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी का प्लान तैयार कर रही है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून पुलिस लाइन में बुधवार कांग्रेस के नेता पत्रकारों से भिड़ गए और माहौल इतना गर्मा गर्मी का हो गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देखेंगे तस्वीरों में कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी मौजूद हैं और युवा कांग्रेस के कई नेता पत्रकारों से भिड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पुलिस के दखल के बाद दोनों गुटों को रोका गया है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने खेद जताया। करण मारा ने कहा है कि पूरी घटना पुलिस की गलती की वजह से हुई। हमें नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही कोई कार्यक्रम चल रहा है और जब पुलिस हमें वहाँ लेकर गई तो पत्रकारों को लगा कि हम उनका विरोध करने आए हैं और इसी गलतफहमी की वजह से पूरी घटना हुई है। आज कांग्रेस नेताओं की बदसलूकी के विरोध में पत्रकारों ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैजा कुमारी को एक लेटर भी लिखा है। जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से चौथे स्तंभ पर हमला किया गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है। अब तो लोकतंत्र के स्तंभों को भी वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने बुधवार को प्राइवेट अस्पतालों में आम लोगों के साथ होने वाले भारी भरकम खर्च का मुद्दा उठाया। सांसद बंसल ने कहा है कि ज्यादातर निजी अस्पतालों में आम लोगों के लिए इलाज की दरें तय नहीं है। इसका फायदा उठाकर अक्सर उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां निजी अस्पतालों से इलाज की दरें तय कर सकती हैं तो सरकार को भी चाहिए कि वो इस तरीके की
पॉलिसी लाएं ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। अस्पतालों में महंगे इलाज के एवज में बीमार व्यक्ति को भारी भरकम बिल चुकाना पड़ता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसका एक मुख्य कारण निजी अस्पताल की दरों में कोई नियंत्रण न होना है। निजी अस्पताल मरीजों से इलाज के एवज में मनमाने तरीके से धनराशि वसूलते हैं। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी के अभाव में जनता इलाज के लिए मनमानी राशि देने हेतु बाध्य है। सरकारी सिस्टम में काम कैसे होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है जोशीमठ भू धसाव। हालात यह है कि केंद्र सरकार से करीब 1600 करोड़ का पैकेज मंजूर हो चुका है, लेकिन साल भर बाद भी 1 रुपया भी खर्च नहीं हो पाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा ही लैप्स हो जाए। रिपोर्ट देखिए। जनवरी 2023 में चमोली के जोशीमठ में जो भू धसाव शुरू हुआ, उसने जोशीमठ का भूगोल बदल दिया था। इस भू धसाव से जोशीमठ में करीब 800 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा था। जोशीमठ आपदा को देखते हुए राहत कार्यों में केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री के लगातार प्रयासों के बाद केंद्र ने अक्टूबर 2023 में 1658 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि राहत पैकेज जारी होने के 1 साल बाद भी इसमें से 1 भी रुपया राज्य को नहीं मिल पाया। और इसके पीछे कारण रहा है सिर्फ और सिर्फ अफसरों की लापरवाही। राज्य के विभाग इस 1 साल में कामों की डीपीआर तक नहीं बना पाए। बिना डीपीआर जमा किए केंद्र से पैसा रिलीज होता भी तो कैसे? कुछ टाइम लगेगा क्योंकि डीपीआर बहुत तेजी से बनाई गई है, नहीं बन पाई थी। कई कारण उसके थे, जैसे आपने बताया कि कुछ इन्वेस्टिगेशन थे जो बरसात में नहीं हो सकते थे। उसके पहले कुछ वो कहीं से चूक रह गई थी, नहीं बन पाया था किसी कारण से। अब सब कुछ दूर हो गया है। अब डीपीआर हमारी बनके तैयार हो गई है। डीपीआर में चेकिंग में टाइम लगा है। जोशीमठ में 4 विभाग, लोक निर्माण, जल संस्थान, जल निगम और सिंचाई विभाग को काम करना है। चारों विभाग समय पर डीपीआर नहीं बना पाए। करीब साल भर बाद ये डीपीआर अब जाकर शासन में जमा हुई है, जिनमें अभी कई टेक्निकल पेच हैं। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक कहीं जाकर डीपीआर केंद्र को भेजी जाएगी। यानी कि बहुत जल्द जो अभी अन्य जो विभाग हैं जिनका टीएसी होना है, वो बहुत जल्द उसको भी करेंगे। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ लगभग अगले 8-10 दिन में इसको हम लोग सेंटर में भेजेंगे, जहां इसका परीक्षण होगा और उसके बाद ये स्वीकृति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने जितनी सक्रियता के साथ जोशीमठ के लिए करोड़ों का आर्थिक पैकेज मंजूर कराया, अफसरों की सुस्ती ने उतनी ही धीमी रफ्तार से काम को आगे बढ़ाया। इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 2 साल बाद भी जोशीमठ में पुनर्निर्माण के काम शुरू नहीं हो पाए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और इस समय रुड़की से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यहां के आईआईटी के एक छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में लटका मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि छात्र राजस्थान के नागौर का रहने वाला है और जानकारी के अनुसार छात्र नागौर राजस्थान का रहने वाला है। छात्र बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस का 2nd ईयर का छात्र था। चारधाम यात्रा के बाद अब फाइनली 8 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा चारधाम की शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ में पूजा अर्चना का करके यात्रा का शुभारंभ करेंगे। देखिए इस पर रिपोर्ट। लंबे वक्त से जिसकी डिमांड हो रही थी, फाइनली वो होने जा रहा है। सर्दियों वाली चारधाम यात्रा शुरू होने की तारीख का ऐलान हो गया है। 8 दिसंबर से शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद डोलियां शीतकालीन पड़ाव पर बने मंदिरों में विराजमान हो जाती हैं, जहां शीतकाल के 6 महीने भी लगातार पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में देश दुनिया के बेहद कम श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी है। इसके लिए सरकार अब खुद शीतकालीन यात्रा की पहल करने जा रही है। 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे।
जहां 8 दिसंबर को बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ में पूजा अर्चना के बीच मुख्यमंत्री शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष शीतकालीन यात्रा को शुरू करने और अच्छे से प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ही सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए थे। उसी क्रम में रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास होगा रात्रि प्रवास है 7 तारीख को, और 8 तारीख को उनका ऊखी मठ में जो कि शीतकालीन प्रवास स्थल है बाबा केदारनाथ का, वहां पर दर्शन पूजन का उनका प्रोग्राम है, और साथ ही साथ वहां पर जो आवश्यक तैयारियां की जानी उसके संबंध में भी बैठक की जानी है। मुख्यमंत्री धामी इसके बाद आने वाले दिनों में अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चारों धामों के शीतकालीन पड़ावों का भी दर्शन करने जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा पड़ावों तक व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मकसद है शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार कर उसे प्रमोट करना, ताकि साल भर 4 धाम यात्रा चले। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के बाद अब फाइनली 8 दिसंबर से शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदार के शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ में पूजा अर्चना करके इसकी शुभारंभ करेंगे, जिस पर आपको अब ये भी बता देते हैं कि जब 8 दिसंबर से शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होगी, उस पर सरकार यात्रा को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। हंस फाउंडेशन ने भी यात्रा में सहयोग देने का फैसला किया है, और हंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन मंगला माता ने कहा है कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा यात्रा के दौरान। जहां हमारी जरूरत होगी हम तैयार मिलेंगे। तो जैसे पता चलेगा हम लोग जो भी सेवा होगी हम हृदय से उस सेवा को स्वीकार करेंगे। ना जाए और दर्शन सबको होंगे, ऐसी बात नहीं, दर्शन जहाँ जहाँ भगवान विराज रहे वहाँ वहाँ दर्शन जरूर होंगे, पर अच्छी तरह से अपनी यात्रा करें, शुभ यात्रा। पहाड़ों में बारिश बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। देखिए, सूखी ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में झरने तक जम चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चमोली में ऋषिगंगा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां के आसपास पानी जमा होने की तस्वीरें आप देखेंगे। तो ऊपर से पानी गिर रहा है, बस वही कलकल बहता हुआ आप देखेंगे, बाकी सब कुछ जम चुका है। बद्रीनाथ धाम में लगातार तापमान गिरता जा रहा है। पीने की पानी की किल्लत हो गई है यहाँ तक की। बद्रीनाथ धाम के कपाट हालांकि शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं, मंदिर बंद है, लेकिन मंदिर में जो तैनात सुरक्षाकर्मी हैं उनके लिए इस ठंड को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। हिमालय की चोटियों से बर्फ गायब होने की चिंता अब लोगों को सता रही है। उत्तरकाशी समेत पहाड़ी जिलों के ऊंचे कस्बों से दिखने वाली चोटियां बर्फ के बिना काली नजर आ रही हैं। वहीं ग्लेशियरों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखिए इस पर रिपोर्ट। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ये साल चिंताजनक स्थिति लेकर आया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों की ऊंची चोटियों से बर्फ गायब है। आमतौर पर इस समय इन चोटियों पर मोटी बर्फ की परत चढ़ी रहती थी, जो ग्लेशियर के लिए चुनाव कवच का काम करती थी। गंगोत्री, हिमालय और यमुनोत्री के पहाड़ अब काले पत्थरों और मिट्टी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो ग्लेशियर के लिए खतरनाक हो सकता है। जनपद उत्तरकाशी में दिसंबर का माह शुरू हो गया है, पर जलवायु परिवर्तन का असर उत्तरकाशी में साफ देखा जा सकता है। इस समय यमुना घाटी में हम खड़े हैं, हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो चोटियां बर्फ से लदक ढकी रहती थी वो अब धीरे धीरे वहां पूरी तरह से बर्फ पिघल गई है, और जिसका कारण है कि नवंबर और अक्टूबर में बिल्कुल भी बारिश और बर्फबारी ऊपरी वाले क्षेत्रों में नहीं हुई है। बर्फ से ढकी रहने वाली उच्च हिमालय की अधिकांश चोटियां बुग्याल इस बार बर्फ विहीन है। वन विभाग के अधिकारी इसे जलवायु परिवर्तन का सीधा असर बता रहे हैं और भविष्य में इस समस्या को लेकर मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। ये सभी लोगों को कमर कसनी होगी। ऑलरेडी सरकार की ओर से बहुत एफर्ट हो रहे हैं, जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत प्रमोशन हो रहा है। बहुत नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस में राष्ट्र की ओर से बहुत बड़े बड़े टारगेट्स रखे गए हैं, कैसे हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना है, और इसी क्रम में कई सारी कार्रवाई हो रही हैं। बहुत तेजी से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट कर रही है सरकार।
आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश और बर्फबारी के आसार कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में हिमालय में बर्फबारी की देरी और कमी ग्लेशियर के पिघलने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। इसका सीधा असर ग्लेशियर के साथ ग्लेशियर पोषित नदियों पर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। पहाड़ में बदले मौसम का असर अब पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। देखिए, दिसंबर शुरू हो चुका है, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी तो दूर, बारिश में भी अभी कोई रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक बारिश के आसार भी नहीं है, जिससे अभी सैलानी भी कम ही यहां पर नजर आएंगे आपको। इस पर रिपोर्ट देखिए। दिसंबर के महीने में पहाड़ के ऊपरी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर आमतौर पर बिछ जाती थी, लेकिन इस बार हालात एकदम उलट हैं। आलम यह है कि हजारों फीट ऊंची चोटियां सफेद होने के बजाय काली नजर आ रही हैं। ये हालात कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। कहीं भी बारिश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि विंटर सीजन में सैलानी भी कम ही आ रहे हैं। विगत वर्षों से इस बार पर्यटकों की कुछ कमी देखने को मिल रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्ष मौसमों में जरा बर्फबारी की संभावना ज़्यादा बनी रहती थी, तो इस बार बर्फबारी कम हो रही। बीते 5 सालों में इस बार का नवंबर सबसे अधिक गर्म गुजरा है। इस साल होटल कारोबारियों को दिसंबर में वो बुकिंग भी नहीं मिल पाई है जो बीते सालों तक मिलती थी। ऐसे में पर्यटन कारोबारियों पर भी मौसम की मार सीधे पड़ रही है। आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हमारी हो रही है, उससे हर चीज़ इफेक्ट हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और कभी जब हम देख रहे हैं बारिश का भी अंतर आता जा रहा है, कभी ज़्यादा हो रही, ज़्यादा कम हो रही है। तो प्रकृति का एक नियम है हर चीज़ के लिए जो उसका तापमान का होता है। पहाड़ में तापमान बढ़ने से मौसम के मिजाज में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ग्लेशियर्स के गलने की रफ्तार तो बढ़ ही रही है, साथ ही पहाड़ की ठंड भी गायब हो रही है। ऐसे में अब बेहतर यही होगा कि पहाड़ के मिजाज को भांपते हुए नए सिरे से प्लानिंग की जाए, जिससे पहाड़ पर ग्लोबल वार्मिंग का असर कम से कम पड़े। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए आगे आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पार्ट टॉप 10 में। बनबसा में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए लोगों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। 250 से ज्यादा दुकानें और मकानों को 6 हफ्तों में हटाने की तैयारी है। पिथौरागढ़ और गंगोली हाट को जोड़ने वाली चंडिका घाट पुल को बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। ग्रामीणों ने डीएम से मिलकर पुल बनाने की मांग की है। अल्मोड़ा नगर निगम ने 35 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया है, जिन पर 17.5 लाख का किराया बकाया है और सालों से नहीं दिया गया है। हल्द्वानी के गोलापार इलाके में बना टंचिंग ग्राउंड कूड़े में आग लगने से यहाँ लोग परेशान हैं। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों को परेशान कर रहा है। रुद्रप्रयाग के जखौली में रोड के डामरीकरण की मांग को ग्रामीण काफी समय से कर रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीण अब रोड बनने की मांग को पूरा होने के बाद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा में कुमाऊं मंडल के SC अंडर 21 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर वॉक रेस में कांस्य पदक जीतकर लौटे अनूप ठाकुर का चमोली के डीएम ने स्वागत किया। ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। और नैनीताल में अवैध तौर पर रेहड़ी पटरी को हटाने की कार्रवाई तेज हो गई। प्रशासन ने व्यापारियों के साथ होटल और फड कारोबारियों की बैठक की है। कोटद्वार नगर निगम ने सभी भवनों और जमीनों के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम की यहाँ पर टीम घर घर जाकर प्रॉपर्टी का सर्वे कर रही है। और रुड़की में अग्निवीर भर्ती का आयोजन 11 से 21 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन समेत कैंटोनमेंट बोर्ड अलर्ट है।